तो देखो मूल कॉन्सेप्ट में जो एक खास इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके ऊपर हम लोग है ना कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा उस पर क्लियर हो सके। ठीक है, तो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप इन लॉज के बारे में जानते हैं, जो 5-6 लॉ है आपके पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन है, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, गैल-सिक्स लॉ है और एवोगाड्रोस लॉ। तो ये 5-6 लॉ है जिसके ऊपर है ना छोटा छोटा डिस्कशन है आपके साथ, ताकि आपका कंसेप्ट और इसमें क्लियर किया जा सके। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है इन लॉ से वो आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व होते जाएगा सब चीज, आप ध्यान रखिए। छोटा छोटा लॉज है जो आपको याद होना चाहिए। और चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। बोला गया है तुम्हारे पास ऐसा कि देखिए आपके पास है ना 216 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जिससे 200.59 ग्राम मर्क्यूरी और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलता है। सो दैट इट कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑब्वियसली जब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, आपके मास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अच्छा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब तुम तोड़ोगे तो आपको दो ही चीज मिलेगा, एक होगा हम लोगों का मर्क्यूरी और दूसरा होगा आपके पास ऑक्सीजन। तो जैसा क्वेश्चन का कहना है कि अगर मान लीजिए आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस समय मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका 216.59 ग्राम है। उस समय कंटेनर में मर्क्यूरी या ऑक्सीजन तो है नहीं, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ इनफाइनाइट टाइम, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड पूरी तरह से खत्म। तो क्वेश्चन दे रहा है कि मर्क्यूरी जो बना है वो है 200.59 ग्राम और जो ऑक्सीजन बना है वो है 16 ग्राम। ऑब्वियसली जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 216.59 ही मिलेगा। मतलब रिएक्शन के स्टार्ट होते समय अगर 216.59 ग्राम था, तो रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया, जब पूरा का पूरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्रॉसपॉन्डिंग मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में टूट गया, तो भी उसका टुगेदर एक साथ मास 216.59 ही है। ठीक है, सो इट कंफर्म लॉ ऑफ, एक मिनट, इट कंफर्म लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, बढ़िया। छोटा सा क्वेश्चन था ये, आप देख के भी बना सकते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with 0.585 gram NaCl to produce 1.435 ग्राम AgCl and 0.85 ग्राम NaOH। पहले तो आप ये रिएक्शन देखो, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। अगर आप इस AgNO3 को रिएक्ट कराते हैं NaCl के साथ तो आपको मिलेगा AgCl और साथ में मिलेगा NaNO3। क्वेश्चन एक चीज आपको इन्फॉर्म कर रहा है, जरा देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 टाइम पे क्वेश्चन पूछा व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मान लेते x ग्राम। NaCl कितना है भाई, तो 0.585 ग्राम के साथ मिलता है। शुरुआत में तो AgCl या NaNO3 था नहीं, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, देखो कंप्लीशन को ऐसे इनफाइनाइट साइन से दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली उस समय AgNO3 और NaCl पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। जो मेरा AgCl बना है वह है 1.435 ग्राम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जो NaNO3 बना है वो है 0.85 ग्राम, ऐसा लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि भाई आप जो शुरुआत में AgNO3 लिए थे ना, उसका मास बताइए, या उसका जो वेट आप लिए थे वो बताइए। मतलब आपको ये x निकालना है। तो लगाइए भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक बात तो तय है कि जो हमारा टोटल मास इनिशियल था, इनिशियल कितना था, तो x प्लस 0.585 ग्राम, वही हमारा टोटल मास फाइनल होगा 1.435 प्लस 0.85। तो आपके लिए x का वैल्यू हुआ
1.435 प्लस 0.85 माइनस 0.585। अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको खुद से कैलकुलेशन करना है, लेकिन हम आपके लिए ज्यादा समय तो हम देंगे नहीं इस पर। इतना प्लस 0.85 0.85 माइनस 0.585, तो ये 1.7 ग्राम आ रहा है। ये 1.7 ग्राम आ रहा है। 1.7, दिस इज 1.7 ग्राम। मतलब आपको शुरुआत में जो AgCl लेना था, सिल्वर क्लोराइड AgNO3 लेना था, वो 1.7 ग्राम होगा। तो दैट इज अगेन अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो हमारे प्रोडक्ट का भी टोटल मास वही होना चाहिए जो रिएक्टेंट का मास है। वर्ड है मास, हम फिर से बोल रहे हैं मास, और हम फिर से बोल रहे हैं मास, क्योंकि जब आप मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा आगे जाते हैं ना, तो आपको जो मास का कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ाया गया है, ये 110% वैलिड होगा, कभी फेल नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट लोग अपने से कुछ सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि मास अगर कंजर्व है तो मोल भी कंजर्व होगा, वॉल्यूम भी कंजर्व होगा। ये पूरा गलत है। केवल मास का कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, ना मोल कंजर्व होता है, ना वॉल्यूम कंजर्व होता है। याद रखना, केवल मास कंजर्व होता है। ठीक है, तो मास का कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट is added to 15 gram acetic acid solution, CO2 formed is allowed to escape. The weight of the solution left is, जो solution बच गया है वो है 18 ग्राम। What is the mass of CO2 formed? देखिए, अगर आपको रिएक्शन आता है तो वेल एंड गुड है। अगर रिएक्शन नहीं भी आता तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के। रिएक्टेंट का मास, शुरुआत का मास, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो टोटल मास। अभी आप तीसरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे तो सॉल्व कर ही रहे, ठीक है ना। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं आता, तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं एक बात बता रहा, चलिए फॉर्मूला लेके चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट किया एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड मतलब CH3COH। वैसे अब आप इन सबको याद करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये बनता है CH3COONA, साथ में बनता है H2O, और साथ में बनता है CO2। ये CO2 कंटेनर से बाहर निकल जाता है और ये सब वहां सॉल्यूशन के फॉर्म में मौजूद होता है। ये सब सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो T=0 टाइम पे जब ये रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ, तो 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट था और एसिटिक एसिड था 15 ग्राम। उस समय ना कोई सॉल्यूशन, ना कोई CO2। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा तो उस समय सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड खत्म हो गया होगा। सॉल्यूशन का मास जो बचा है वो 18 ग्राम है, और तुमसे पूछा गया कि ये CO2 कितना निकला, यही तो पूछा गया। मान लेते भाई X ग्राम निकला। तो जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के हिसाब से अगर तुम चलो, इस लॉ के हिसाब से अगर तुम चलो, तो जो शुरुआत का मास था 6.3 + 15, when reaction will be completed the total mass will be equals to this one, then you have to find X। तो यहाँ पे आ गया 6.3 + 15 माइनस 18, 15 और 6 हो गया 21, 21.6 माइनस 18। सो योर आंसर इज 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम। तो आपका जो CO2 इवॉल्व होगा या CO2 जो बाहर निकलेगा उसका वजन होगा 3.6 ग्राम। क्लियर है? वेरी सिंपल। एट इन इंस्टेंट द टोटल मास ऑफ द कंटेनर ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। किसी भी इंस्टेंट पे बात करोगे तो कंटेनर का जो टोटल मास है वो कंजर्व होगा। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो टोटल मास प्रोडक्ट का भी वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है
When 4.2 gram NaHCO3 react with 10 gram acetic acid, CO2 formed is 2.2 gram and mass of solution is 12 gram. अच्छा, ये बताने का आप जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। आप देखिए कि रिएक्टेंट में मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड आएगा, टोटल मास जोड़ लो, 14.2 हो गया, और प्रोडक्ट में मेरा 2.2 ग्राम CO2 आएगा और सॉल्यूशन आएगा 12 ग्राम, प्रोडक्ट भी आ गया 14.2 ग्राम। सो इट विल कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जस्ट पिछला क्वेश्चन है, और क्या, डाटा थोड़ा ऊपर नीचे है और कुछ है नहीं। ठीक है, रिएक्टेंट का मास टोटल करना है, प्रोडक्ट का मास टोटल करना है, दोनों बराबर आएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अपने से लिख के बना लीजिएगा, ऊपर वाला रिएक्शन लिख लीजिएगा, खुद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर कर। चलिए ये देखिए, अगर मान लीजिए आपका कैलकुलेशन जल्दी जल्दी जा रहा होगा ना, तो वीडियो को पॉज कर लेना, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पॉज करके खुद से है ना कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि काम हुआ नहीं, समझे नहीं और आगे बढ़े जा रहे। ठीक है, मेरा तो ये वीडियो चलेगा ना, तो वीडियो को तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहां चाहेंगे पॉज करके अपना देख लेंगे। ठीक है, लिख। क्वेश्चन नंबर 5 है 4.88 ग्राम KClO3 on hitting gives 1.92 ग्राम O2. What is the weight of KCl residue left? वैसे तो ये रिएक्शन आपको बैचेस में भी बताया गया है। जब आप इसको तोड़ते हैं तो KCl बनता है, और साथ में अगर तुम इसको बैलेंस करके लिखना चाहो तो 3/2 O2 बनता है। लेकिन आपको बैलेंसिंग से भी ज्यादा मतलब नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग का भी कोई मतलब नहीं होता, आपको सीधा मास को देख के आंसर देना पड़ता है। बैलेंसिंग का जरूरत उस समय पड़ता है जब आप मोल को देख के आंसर देते हैं। ठीक है, अभी आप बैलेंसिंग का भी नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत है नहीं, आप मास देख के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लॉ बहुत परफेक्ट है भाई। तो शुरुआत में 4.88 ग्राम मेरे पास KClO3 था, उस समय ना KCl था ना ऑक्सीजन था। When that reaction will be completed, ये KClO3 पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो बन रहा है वो क्वेश्चन में लिखा है 1.92 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। KCl कितना बनेगा ये तुमको निकालना है। मान लेते हैं X बनेगा, तो अगर ये X बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो इनिशियल मास था 4.88, फाइनल मास भी इतना ही होगा। तो आपके X का वैल्यू हो गया 4.88 माइनस 1.92, और आप इसको माइनस कर लीजिए। 4.88 माइनस 1.92, 2.96 ग्राम, ये हमारा KCl का मास आ गया। ठीक है, दैट इज अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो, अब आया है हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कुछ लॉ। थोड़ा बड़ा होता है क्वेश्चन, ध्यान रखें। 0.5 ग्राम सिल्वर इज डिसॉल्व इन एक्सेस। अच्छा, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक बार रिपीट कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है ना, कि इसमें है ना, कोई भी सोर्स से आप किसी भी कंपाउंड को अगर बनाइएगा, चाहे आप X मेथड से बनाइए, Y मेथड से बनाइए, Z मेथड से बनाइए, किसी भी मेथड से अगर आप किसी कंपाउंड को बनाइएगा, तो उस कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहा है तो वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा। अगर आप पानी बनाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बात कर रहे हैं, अगर आप पानी बनाते हैं तो चाहे आप किसी भी सोर्स से पानी बनाइएगा, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 2:16 या 1:8 होगा। ये हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग चलते हैं उसी चीज को यूज करके ये जितना भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 0.5 ग्राम सिल्वर इज डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद एक्सेस ऑफ NaCl solution when 0.66 ग्राम AgCl is formed। ठीक है भाई, एक मेथड दिया गया AgCl बनाने का,
0.5 ग्राम सिल्वर से लेके मतलब यहां से पढ़ना स्टार्ट करो और ये खत्म करो यहां पर ले आके, तो ये तुमको एक मेथड दिया गया AgCl बनाने का, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये AgCl बनाने का एक मेथड है, जिसमें शुरुआत आप किए थे 0.5 ग्राम सिल्वर से। फर्स्ट प्रोसेस में 0.5 ग्राम सिल्वर है और जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो 0.66 ग्राम AgCl बना है। तो भाई आखिर क्लोरीन कितना है? तो क्या मेरा क्लोरीन 0.66 माइनस 0.5 ग्राम क्लोरीन है? तो क्लोरीन आ गया 0.16 ग्राम क्लोरीन। सही है। तो इस पहले प्रोसेस में अगर हम तुमसे बोले कि AgCl जो बना है, जो AgCl इस फर्स्ट प्रोसेस में बना है, उसमें सिल्वर का मास और क्लोरीन के मास का रेशियो निकालो। सिल्वर का मास और क्लोरीन का मास का रेशियो निकालो, तो 0.5:0.16 है। 0.5:0.16 है। तो आप जब इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.5 में डिवाइड करते हैं 0.16 से, तो ये 3.125 आ जाता है। रहने दीजिए प्लीज, रहने दीजिए, ठीक है। 3.125:1 आ जाता है। ये पहला प्रोसेस में जो हुआ वो तुम्हारे सामने है। अब आप यहां से फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यहां से और यहां तक आइए। तो सेकेंड प्रोसेस पे आइए। 1 ग्राम मेटालिक सिल्वर, मतलब जो आपके सिल्वर का मास है वो 1 ग्राम है, इज हिटेड इन ड्राई क्लोरीन, 1.32 ग्राम AgCl इज फॉर्म्ड। मतलब AgCl जो इस बार बन रहा है वो 1.32 ग्राम है। तो आप यहां से अगर क्लोरीन का मास निकालेंगे तो 1.32 माइनस सिल्वर का 1, तो आपके पास क्लोरीन का मास 0.32 आएगा। तो अब जो मेरे इतना ग्राम सब ग्राम है, अब जो मेरा सेकेंड मेथड से आप AgCl बनाएं, उसमें अगर हम तुमसे बोल दे Ag और Cl का वेट रेशियो निकालो, तो Ag का 1 है और सिल्वर का कितना है? तो भाई तो 0.32 है। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 में डिवाइड करना है 0.32 से। दिस इज अगेन 3.125:1। ये भी आपका 3.125:1 आया। अब आप देखिए, अब आप इस कंसेप्ट को समझिए कि चाहे हम सिल्वर क्लोराइड फर्स्ट प्रोसेस में बनाएं या हम सिल्वर क्लोराइड सेकेंड प्रोसेस में बनाएं, ये पूरा छोटा कर दिए थोड़ा ताकि आप पूरा चीज एक बार में समझ सके। चाहे हम फर्स्ट प्रोसेस में सिल्वर क्लोराइड बनाएं या सेकेंड प्रोसेस में सिल्वर क्लोराइड बनाएं, उसके अंदर Ag और Cl ही होगा, और Ag और Cl जो आपस में कंबाइन करेगा, उसके कंबाइन करने के दौरान जो उसके मास का रेशियो होगा, किसका? Ag और Cl का मास का, जो सिल्वर और क्लोरीन का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाइए। दो प्रोसेस आपके सामने है, कोई XYZ तीसरा चौथा प्रोसेस भी चुन लीजिएगा ना, तो ये 3.125:1 ही आएगा। Ag और Cl का जो मास का रेशियो है वो 3.125:1 ही आएगा। आई होप सो समझ पा रहे होंगे आप लोग। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चाहे एक मेथड से बनाओ, 4 मेथड से बनाओ, 20 मेथड से बनाओ, अगर वो कंपाउंड AgCl है तो उसके अंदर सिल्वर और क्लोरीन हमेशा आपस में 3.125:1 के रेशियो में कंबाइन करेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 6.488 ग्राम lead react with 1.002 gram oxygen to form an oxide. This oxide is also obtained by heating PbNO3 whole 2
It is found that percentage of lead in this oxide is 86.62. So that this data illustrate the law of definite proportion, constant composition. फिर से हम दो तरह के ऑक्साइड्स का लेंगे. चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑक्साइड में. हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑक्साइड में. फर्स्ट ऑक्साइड में जो हमारा लेड है पीबी है, उसका वजन है कितना? तो 6.488 ग्राम. और जो उस केस में ऑक्सीजन है उसका वजन है 1.002 ग्राम. ठीक है. तो चलिए इसमें जो हमारा पीबी और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो है वो हो गया है हम लोग का 6.488 इस टू 1.002. रफली ये लगभग इतना ही आ जाएगा. वैसे अगर तुम एग्जैक्ट देखना चाहो तो 6.488 डिवाइडेड बाय 1.002 लगभग वही है, 6.475 आ रहा है. 6.475:1. यह हमारे लेड और ऑक्सीजन का रेशियो आया जब वो फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. अब आप इसी डिस्कशन को सेकेंड ऑक्साइड के लिए रिपीट करें. सेकेंड ऑक्साइड में क्या बोला गया आप देखिएगा, डाटा को देने का तरीका थोड़ा समझिएगा. सेकेंड ऑक्साइड में बोला गया ना कि देखिए भाई, जो सेकेंड ऑक्साइड आप बनाए हैं PbNO3 को गर्म करके, PbNO3 को गर्म करने से आपका लेड ऑक्साइड बन रहा है. तो सेकेंड ऑक्साइड को बनाने में लेड का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ लेड है वो 86.62 है. देखिए मान लेते हैं इस केस में कि जो हमारा लेड ऑक्साइड है उसका पूरा मास, लेड ऑक्साइड का पूरा मास 100 ग्राम है. ऐसा इसलिए मानना पड़ा क्योंकि परसेंटेज दिया है. तो जो हमारे लेड का वजन आएगा वो 86.62 ग्राम आएगा. और जो ऑक्सीजन का वजन आएगा वो 100 में से 86.62 को माइनस कर दो. जब आप 100 में से 86.62 को माइनस करेंगे तो 13.38 आएगा. तो ये 13.38 ग्राम आया. चलिए इस सेकेंड प्रोसेस में या सेकेंड ऑक्साइड में लेड और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो निकालते हैं. तो 86.62 इस टू 13.38 देखते कितना आता है. 86.62 divided by 13.38. This is 6.474. 6.474:1. अब आप दोनों जगह लेड ऑक्साइड में लेड और ऑक्सीजन के कंबाइनिंग मास के रेशियो को देखें. फर्स्ट ऑक्साइड में भी लेड और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो 6.475:1 है. और सेकेंड केस में भी लेड और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो वो 6.474:1 है. ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम. सो दीज डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. आपको नीचे लिखना पड़ता है, आपको नीचे ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है. सिंस Pb:O is same in case of these two oxides, in case of these two oxides, so it confirm the law of डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को कंफर्म करता है. ठीक है. चलिए बढ़िया. अच्छा अच्छा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. मिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन 2.5 ग्राम कैल्शियम. अच्छा,
दो तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बना है। एक बार आप 1.4 वाले से लेके यहां तक सोचिए, और फिर दूसरे में आप यहां से लेके यहां तक सोचिए। ठीक है। फर्स्ट ऑक्साइड, पहला ऑक्साइड पकड़ो। तो जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है उसका वजन दिया हुआ है 1.4 ग्राम, और इसके अंदर ऑक्सीजन का जो वजन दिया हुआ है वो है 0.4 ग्राम। तो ऑब्वियसली मेरे कैल्शियम का जो वजन आएगा वो 1.4 माइनस 0.4, एंड दैट इज 1 ग्राम आएगा। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का मास और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे तो 1:0.4 आ रहा है। 1:0.4, 1 डिवाइडेड बाई 0.4, दैट इज 2.5, 2.5:1। तो ये कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग मास का रेशियो है वो 2.5:1 आ रहा है। अब आइए आप सेकेंड ऑक्साइड पकड़िए। अब आइए आप सेकेंड ऑक्साइड पकड़िए। जब आप सेकेंड ऑक्साइड ले रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास देख लीजिए ध्यान से, 3.5 ग्राम बोला गया है, जिसमें 2.5 ग्राम कैल्शियम है। अब जो मेरा कैल्शियम है वो 2.5 ग्राम है। ऑब्वियसली फिर ऑक्सीजन कितना है, तो जो हमारा कैल्शियम का वजन था उसमें से, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड के वजन में कैल्शियम माइनस कर दिए तो 1.0 ग्राम आ गया। तो इस सेकेंड ऑक्साइड में अगर आप कैल्शियम और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेंगे तो ये तो डायरेक्टली आपके पास 2.5:1 आ रहा है। दोनों जगह देखिए, फर्स्ट ऑक्साइड में भी कैल्शियम और ऑक्सीजन देखिए, यहां से आपको मिल जाएगा, और सेकेंड ऑक्साइड में भी कैल्शियम और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखिए, यहां से मिल जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो भले आप कैल्शियम ऑक्साइड दो अलग अलग मेथड से बना रहे हैं, कैल्शियम का अलग मास है, ऑक्सीजन का अलग मास है, लेकिन उनका जो कंबाइन करने का आपस में रेशियो है, वेट का रेशियो, वो दोनों जगह फिक्स है, 2.5:1, 2.5:1। डाटा भले देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का वजन अलग अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग अलग है, कैल्शियम का मास, लेकिन जो उनका कंबाइन करने का वेट का रेशियो है, कैल्शियम और ऑक्सीजन के कंबाइन करने के वेट का जो रेशियो है वो दोनों जगह फिक्स है, 2.5:1, 2.5:1। सो इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 1.75 ग्राम कॉपर गिव्स 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। एक मेथड है कि अगर 1.75 ग्राम कॉपर आप यूज करेंगे ना तो 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहां से कॉपर का मास है तो ऑक्सीजन मिल जाए। फिर दूसरा मेथड है कि 1.135 ग्राम अगर कॉपर आप लेंगे तो 1.430 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब फिर से यहां से डेफिनेट प्रोपोर्शन को आपको प्रूव करना है। तो जब आप फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड में बात करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का मास आपके पास 2.19 लिखा हुआ है, जिसमें कॉपर का मास अगर देख रहे हो तो 1.75 लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का मास जो यहाँ पे लिखोगे वो 2.19 माइनस 1.75 आएगा। तो 2.19 माइनस 1.75 आएगा तो 0.44 आ रहा है। ये आ रहा है आपका 0.44 ग्राम। अब कॉपर और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग मास है उसका रेशियो निकाल लीजिए। तो कॉपर है 1.75 और जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है वो है 0.44। 1.75 डिवाइडेड बाई 0.44, तो यार आपका 3.977, यार अप्रोक्सीमेटली 3.977:1। आप चाहे तो 4:1 लिख सकते हैं। हम तो कैलकुलेटर से चल रहे हैं तो हम 3.977 लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदाज लगाइएगा तो ये 4:1 है। ठीक है। अब आप आइए दूसरे ऑक्साइड में यही बात करें।
आप बात कर रहे हैं सेकेंड ऑक्साइड में। जब हम लोग सेकेंड ऑक्साइड में बात करेंगे तो मेरे कॉपर ऑक्साइड का वजन है 1.430, जिसके अंदर कॉपर मौजूद है 1.135 ग्राम। तो आखिर ऑक्सीजन कितना मौजूद है, तो 1.430 minus 1.135, and that is about to be 1.430 minus 1.135, तो 0.295 आ रहा है। ये 0.295 ग्राम आ रहा है। अब आप यहाँ पे अगर कॉपर और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो निकालेंगे तो कॉपर आ रहा है 1.135 और इसको हम लोगों को रेशियो निकालना विथ 0.295 ग्राम। दिस इज 1.135 divided by 0.295. It is about to be 3.85:1 और अप्रोक्सीमेटली अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज अगेन कम्स टू बी 4:1। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। किसी के मन में अगर ये भ्रम है कि सर देखिए अलग अलग आया, तो ये इतना अलग अलग है ना, एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कुछ इंप्योरिटी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये अलग अलग है। आप जब बनाइएगा भी ना तो भी आपको इस चीज के लिए तैयार रखिएगा कि ये सब एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, कुछ इंप्योरिटी होगा। मान लो जो सेकेंड ऑक्साइड लिया होगा उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी होगा, कुछ बालू का कण होगा, कुछ ऐसा चीज होगा जिसको आप स्लैग कहते हैं। ठीक है, इंप्योरिटी कहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा डिफर कर गया, अदरवाइज लॉ में थोड़ी ना कोई कमी है, लॉ तो एकदम 100% सही है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है एकदम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से एकदम लॉ। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। यहां मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिखाना है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को। पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 मिनट आपसे बात कर ले। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था कि दो एलिमेंट मिलता था, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता था, जिसमें एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का अलग अलग मास कंबाइन करता था, उस अलग अलग मास का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। ठीक है, क्या था, एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो अलग अलग मास कंबाइन करता है, उस अलग अलग मास का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब क्वेश्चन में चलिए, लिखा है एन एलिमेंट फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। एक एलिमेंट है, 2 ऑक्साइड बनाता है। इन 1 ऑक्साइड 1 ग्राम। चलिए डाटा तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड में इन 1 ऑक्साइड 0.5 ग्राम, मेरे 0.5 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट को ई लिख देते हैं, एलिमेंट का तो नाम नहीं है ना, और ऑक्साइड है तो ओ होगा। तो पहले एलिमेंट में एलिमेंट का मास है 0.5 ग्राम। इन 1 ऑक्साइड 1 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड कंटेन, हमारे एलिमेंट ऑक्साइड का वजन है 1 ग्राम। तो क्या हमारे ऑक्सीजन का वजन आएगा 1 ग्राम में से 0.5 ग्राम को माइनस किए तो ऑक्सीजन का वजन आ रहा है 0.5 ग्राम। तो एलिमेंट है 0.5 ग्राम और ऑक्सीजन भी है 0.5 ग्राम। अभी रुक जाओ यहां पर। इन अनदर ऑक्साइड, मतलब ये सेकेंड ऑक्साइड का हम बात कर रहे थे। इन अनदर ऑक्साइड 4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, मतलब एलिमेंट के ऑक्साइड का वजन है 4 ग्राम।
कंटेन 0.8 ग्राम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट उसके अंदर 0.8 ग्राम ही है, तो भाई ऑक्सीजन कितना है 4.0, 4.0 माइनस 0.8, तो ऑक्सीजन मेरे पास है 3.2 ग्राम। तो देखो सेकेंड केस में एलिमेंट है 0.8 तो ऑक्सीजन है 3.2 ग्राम। अब आप चाहें तो यहां से दोनों लॉ को, मतलब दोनों को लेके लॉ को दिखा सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्साइड और सेकेंड ऑक्साइड का आप चार्ट बना रहे हैं। हम आपका चार्ट है ना एकदम आराम से प्रिपेयर करें, आराम से देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए। थिंक, फर्स्ट ऑक्साइड में एलिमेंट और ऑक्सीजन था, तो फर्स्ट ऑक्साइड में एलिमेंट था 0.5 ग्राम और ऑक्सीजन भी था 0.5 ग्राम, और सेकेंड में एलिमेंट है 0.8 ग्राम और ऑक्सीजन है 3.2 ग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हैं। अब आप मान लीजिए किसको फिक्स करना है, किसको फिक्स करना है, चलिए दोनों में हम लोग है ना ई को फिक्स कर देते हैं, और ई को फिक्स करते हैं तो कितना कर देते हैं, दोनों जगह 1-1 ग्राम कर देते हैं। तो क्या मेरा ऑक्सीजन यहां 1 ग्राम कंबाइन करेगा, और क्या यहां का ऑक्सीजन मेरा 3.2 बाई 0.8 कहने का मतलब 4 ग्राम कंबाइन करेगा, है ना। यूनिटरी मेथड है सिंपल, यूनिटरी मेथड है सिंपल। खास तौर पे यहाँ पे समझना कि 0.8 ग्राम एलिमेंट के साथ 3.2 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन करेगा, 3.2 बाई 0.8 विच इज 4। अब जरा फिर से दिमाग लगाओ, एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट मास कंबाइन करता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। तो ऑक्सीजन का एक जगह 1 ग्राम कंबाइन किया और एक जगह 4 ग्राम कंबाइन किया, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। एंड दिस लॉ इज मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस इज मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको बोला क्या है कि अगर दो एलिमेंट आपस में मिलेगा, जैसे यहाँ एलिमेंट ई है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट आपस में मिलेगा टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, देखिए हम जो बोल रहे हैं हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, थोड़ा कलर बदल दे पेन का, different mass of one element which combines with fixed mass of other element, that different mass bears in simple whole number ratio 1:4, that different mass bears in simple whole number ratio, that is 1:4। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। डाटा को पकड़िए, डाटा अगर पकड़ लेंगे ना आप तो आंसर आपका आने लगता है। लिखा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो चीज होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और जब मेरा डाटा परसेंटेज में रहता है ना तो हम मान के चलते हैं लेट मास इज 100 ग्राम, हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का मास 100 ग्राम। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन का वजन 7.7, 14.3, 25 लिख देंगे और कार्बन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन है, हम चलिए डाटा तैयार करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, सेकेंड हाइड्रोकार्बन, थर्ड हाइड्रोकार्बन, और हर किसी में हाइड्रोजन लिखेंगे फिर कार्बन लिखेंगे। ठीक है, और ऐसा हमको 2 बार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बार में मास को फिक्स भी तो करना है। तो मेरे पास 3 हाइड्रोकार्बन, बस 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 बस,
ठीक, अब आप तैयार हो जाइए कैलकुलेशन के लिए। देखिए पहला में हाइड्रोजन था 7.7, तो मेरा कार्बन कितना होगा 100 माइनस 7.7 विच इज 100 माइनस 7.7, तो 92.3, 92.3। सेकेंड में है ये 14.3 ग्राम, तो 100 में से 14.3 माइनस किए आप तो 85.7, ये है हम लोगों का 85.7। और थर्ड में ये है 25, तो ये है 75। सही, ये तीन हाइड्रोकार्बन है, तीनों में हाइड्रोजन और कार्बन का आपको मिल गया। अब आप क्या कीजिए ना, तीनों में किसी भी एक को, या तो कार्बन को या हाइड्रोजन को फिक्स कीजिए, तो बेटर है क्या ना कि हाइड्रोजन को तीनों जगह 111 कर दे। तो क्या मेरा यहाँ पे कार्बन 92.3 डिवाइडेड बाई 7.7 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा कार्बन 85.7 डिवाइडेड बाई 14.3 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा कार्बन 75/25 आ जाएगा। तो ये वाला तो हम लोग को 3 पता चल गया। चलिए ये दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 92.3 डिवाइडेड बाई 7.7, ये आ गया लगभग 12, 11.98 आ रहा है, लगभग हम 12 लिख देते, 11.98 आ रहा है। और यहाँ पे अगला 85.7 डिवाइडेड बाई 14.3, ये लगभग 5.99 आ रहा है, हम इसको 6 लिख देते हैं, 5.99 को 6 लिख दिए। अब आप खुद से ही आंसर देख लीजिए ना, हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास किया गया है तीनों जगह 111, और कार्बन का जो तीन जगह का अपना अपना, कार्बन का जो तीन जगह का अपना अपना डिफरेंट मास आया है, एक आया है 12, एक आया है 6 और एक आया है 3, देख रहे हो ना ये, that is in simple whole number ratio, that is 4:2:1 simple whole number ratio. This is law of multiple proportion, ये आपका लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है वो ये है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करे और दो या दो से अधिक अलग अलग तरह का कंपाउंड्स बने, तो उसमें एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो अलग अलग मास कंबाइन करता है, एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, इसको देखो ये फिक्स्ड मास है, दूसरे एलिमेंट का जो अलग अलग कंबाइन करता है डिफरेंट मासेस, उन डिफरेंट मासेस का जब आप रेशियो निकालिएगा तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपका लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का। क्लियर है? बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेटल फॉर्म टू ऑक्साइड, percentage of metal in them is 72.4% and 70%. If first oxide is M3O4, what is the formula of the other oxide? देखो एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी दो ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली ये मल्टीपल प्रोपोर्शन से बनेगा। एक दो एलिमेंट मिला, मेटल और ऑक्सीजन मिला और दो ऑक्साइड बना, एक ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया है, दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, जरा गौर से देखो। फॉर फर्स्ट ऑक्साइड, अगर आप फर्स्ट ऑक्साइड पे आप देख पा रहे हो, हम लोग मान लेंगे ना, बिकॉज यहाँ परसेंटेज में है तो हम लोग पूरे मास को 100 ग्राम मान लेंगे। तो मेटल का वजन है 72.4 ग्राम, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का वजन आएगा 100 में से 72.4 ग्राम को माइनस कर लिया, तो ऑक्सीजन का वजन आ गया 100 माइनस 72.4, तो 27.6, कितना आ गया 27.6 ग्राम। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑक्साइड है। सेकेंड ऑक्साइड में क्या हो रहा है तो उसका भी डाटा हम लोग तैयार करते हैं। सेकेंड ऑक्साइड के अंदर
मेटल का जो वजन है वो है 70 ग्राम, क्योंकि फिर से हम लोग 100 ग्राम मानेंगे, 70% दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस बार ऑक्सीजन होगा 100 माइनस 70, और आपके ऑक्सीजन का वजन आएगा 30 ग्राम। ये सेकेंड ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑक्साइड का एक फॉर्मूला दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है M3O4। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जो 70.4 ग्राम मेटल है वो क्रॉसपॉन्डिंग है 3 मेटल एटम्स का। ये 3 मेटल एटम को क्रॉसपॉन्ड करता है। और जो मेरा 27.6 ग्राम ऑक्सीजन है वो क्रॉसपॉन्ड करता है 4 ऑक्सीजन एटम्स को। ठीक है, 72.4 ग्राम 3 मेटल एटम को क्रॉसपॉन्ड करता है M3O4 में, और 27.6 ग्राम ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीजन एटम को क्रॉसपॉन्ड करता है। तो थोड़ा यूनिटरी मेथड से जाइए। देयरफॉर 70 ग्राम मेटल कितने एटम्स को क्रॉसपॉन्ड करेगा? क्या हम लिख सकते हैं 3/72.4 इंटू 70? क्या ये लाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जो डाटा है लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, जो निकालना वो राइट हैंड साइड में। फर्स्ट ऑक्साइड का डाटा दिया है, सेकेंड ऑक्साइड के बारे में सोचना है। फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल का वजन 72.4 ग्राम है, मेटल का वजन 72.4 ग्राम है, और ऑक्सीजन है 27.6। फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ M3O4। तो 72.4 ग्राम मेटल 3 मेटल एटम को दिखाता है, और 27.6 ग्राम ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम को दिखाता है। तो अब इसी को सेकेंड ऑक्साइड में कन्वर्ट कीजिए। अगर 72.4 ग्राम मेटल 3 मेटल एटम को दिखाता है तो 70 ग्राम मेटल किसको दिखाएगा? तो 3/72.4 इंटू 70। तो थोड़ा कर ले, 3/72.4 मल्टीप्लाइड विथ 70, यार 2.9 एटम्स। ये 2.9 एटम्स को दिखा रहा है, 2.9 एटम्स को दिखा रहा है, ये 2.9 एटम्स को दिखा रहा है। थोड़ा और नीचे आओ। अब 27.6 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 4 एटम, तो 30 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितना एटम? तो 30 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 4/27.6 इंटू 30, इतना ऑक्सीजन। 4/27.6 इंटू 30, तो ये 4.34 ऑक्सीजन एटम्स को दिखाता है। ये इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को दिखाता है। अब आइए थोड़ा सेकेंड ऑक्साइड में बात कीजिए, समझिए। इन सेकेंड ऑक्साइड आपके मेटल और ऑक्सीजन का जो नंबर आया, मेटल आया 2.9 और ऑक्सीजन आया 4.34। थोड़ा डिवाइड करो तो देखो, 4.34 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2.9 से, तो देखो ये 1 है और ये लगभग 1.5 है। 1 है, 1.5 है। क्या हम इसको 1 और इसको 3/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो आपका फॉर्मूला का स्टार्टिंग फेज आ गया है। देखिए मेटल का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3/2 एटम, लेकिन आप जानते हो ना किस तरह से फ्रैक्शन में तो फॉर्मूला लिखा नहीं जाता है। ये आपको समझना होगा, ये आपके लिए नया भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन में नीचे 3/2 लिखा है ना, तो अगर हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मेटल में भी 1/2 कर दें, और ऑक्सीजन में जो 3/2 था उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मेरा मेटल 2 और ऑक्सीजन 3 आ जाएगा? दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो प्रीवियस फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4 और मेरे सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला है M2O3।
ठीक है। और इस पूरे न्यूमेरिकल के बनने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिला, पहली बार मेटल ऑक्साइड बनाए तो उसमें हमारा 72.4% मेटल था, और दूसरी बार जो मेटल ऑक्साइड बना उसमें 70% मेटल था, 70% मेटल था। अगर पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला M3O4 है तो दूसरा ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना था। तो फर्स्ट ऑक्साइड के डाटा को यूज कर करके सेकेंड ऑक्साइड के लिए मेटल और ऑक्सीजन का नंबर निकाला गया, और उसी ऑक्सीजन और मेटल के नंबर के बेसिस पे फिर आप आगे फॉर्मूला लिखें। सही है, बेहतरीन क्वेश्चन। धीरे धीरे देखिएगा, हर चीज को समझिएगा, और आपके पास क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अमोनिया कंटेन 82.35% नाइट्रोजन, water contain 11.1% hydrogen, and nitrogen trioxide contain 36.85% nitrogen, so that these result support the law of reciprocal proportion। पहले तो हम आपको एक ट्रायंगल बना ले, जैसे अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का बात आया है। अच्छा, इसको पहले 100% कर लीजिए भाई, ठीक है, थोड़ा दिखना चाहिए बड़ी। हाँ, एक जगह आपके पास नाइट्रोजन है, एक जगह हाइड्रोजन है, और एक जगह ऑक्सीजन है। तो एक जगह आपके पास है अमोनिया, एक जगह है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एक जगह है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और एक जगह हम लोग के पास है वाटर। जैसा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमेशा होता है, आप किसी एक को थर्ड एलिमेंट मानते हैं और फिक्स करते हैं। तो मान लीजिए आप इस नाइट्रोजन को थर्ड एलिमेंट मान लिए, इसको थर्ड एलिमेंट मान के आप स्टार्ट किए। तो जैसा आपको बैचेस के अंदर बताया गया था कि अगर आप नाइट्रोजन को यहाँ पे थर्ड एलिमेंट मानते हैं, थ्योरी में जो आप पढ़े थे, तो आपको शुरुआत में दो कंपाउंड जो लेना पड़ेगा वो एक होगा अमोनिया और एक होगा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एक होगा अमोनिया और एक होगा नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड। तो आप चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड। अमोनिया और नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड, चलो देखते चलो डाटा के हिसाब से। चलो, अमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद है 82.35 ग्राम, क्योंकि हम लोग 100 ग्राम मान के चलेंगे तब परसेंटेज है। तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो इसमें हाइड्रोजन होगा 100 माइनस 82.35, तो 17.65 होगा। हाइड्रोजन होगा 17.65, और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन कितना भाई? 36.85, 36.85। तो फिर ऑक्सीजन कितना है? तो 100 में से 36.85 को माइनस करा तो 63.15, 63.15। अब जैसा कि आप सीखे हैं कि थर्ड एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ता है, थर्ड एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। चलो दोनों जगह थर्ड एलिमेंट जो नाइट्रोजन है वो 1 ग्राम 1 ग्राम कर देते हैं, नाइट्रोजन का मास दोनों जगह 1 ग्राम कर देते हैं। तो क्या यहाँ मेरे हाइड्रोजन का वेट 17.65 डिवाइडेड बाई 82.35 आएगा? तो यह आया मेरा 17.65 डिवाइडेड बाई 82.35, ये आ गया मेरा 0.214, ये आ गया मेरा 0.214। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का मास निकाले तो ये आ रहा है मेरा 63.15 डिवाइडेड बाई
36.85, 63.15 डिवाइडेड बाई 36.85, ये आ रहा मेरा 1.71, ये आ रहा अपना 1.71। तो जरा देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो अभी कितना है। सो अभी मेरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो है 0.214 इज टू 1.71। तो 1.71 में 0.214 से डिवाइड करो तो ये आ रहा 1:8। दिस इज नथिंग एल्स, 1:8 आ रहा है। H और O जो अलग अलग नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो जो अलग अलग मास नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, उसका रेशियो 1:8। अब आप वाटर का बात करें तो इन वाटर क्वेश्चन के हिसाब से ही चलो, इसमें क्या है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 11.1, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 11.1 ग्राम। तो ऑब्वियसली मेरे ऑक्सीजन का मास आ रहा है 88.9 ग्राम। तो आप अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालते हैं तो 11.1 इज टू 88.9 आएगा, और अच्छे से काटिए, ये भी 1:8 आएगा। अब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दो वेट रेशियो है। सो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन which combines with nitrogen divided by hydrogen is to oxygen in water, जब वो आपस में कंबाइन करता है। मेरा पहला भी रेशियो था 1:8, मेरा दूसरा भी रेशियो है 1:8। इसका मतलब है ये फाइनल रेशियो है मेरा 1:1, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जब हमारे पास तीन एलिमेंट रहे जिसमें दो एलिमेंट सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करता है तो उनका आपस में वेट रेशियो आता है। अगर वो दोनों एलिमेंट आपस में डायरेक्टली कंबाइन करता है तो वहां भी उनका वेट रेशियो आता है। तो जो दो बार आप वेट रेशियो निकाले उनका अगर आप फाइनल रेशियो निकालिएगा, दोनों का रेशियो, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। सो इट फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसका केवल हम ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमको दिख रहा है। H2S है, वाटर है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हम इसका ट्रायंगल बना देते हैं, बाकी आप है ना खुद से करेंगे इसको। तो देखिए, आराम से देखिए, समझिए। ठीक 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 ठीक। मान लीजिए एक जगह आपके पास सल्फर है, एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह ऑक्सीजन है। तो एक जगह बन रहा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एक जगह बना SO2 और एक जगह बन गया हम लोगों का H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड में देखो, जैसे यहाँ पे डाटा देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड में 94.11% सल्फर है। तो यहाँ पे सल्फर है 94.11%। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया हम लोगों का, 100 में से 94.11 माइनस हो गया 5.89 हाइड्रोजन आ गया, 5.89 हाइड्रोजन आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर है 50%, तो भाई ऑक्सीजन भी है 50%।
और H2O में हाइड्रोजन है 11.11%, है ना। H2O में हाइड्रोजन है 11.11%। परसेंट बोलो तो वजन मान लो ना, छोड़ो हटाओ उसको। तो ऑक्सीजन होगा हम लोग का 88.9 88 होगा, लगभग 9%। ठीक है। अब आप ये न्यूमेरिकल लगभग पीछे वाला है, किसी को भी फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए किसी को भी फिक्स कर देते हैं। सपोज सर इस बार है ना हम चाहते हैं, इस बार हम चाहते हैं कि हम सल्फर को फिक्स करें। आदत डाल लो एक चीज को पकड़ने का, इसको मान लो थर्ड एलिमेंट फिक्स्ड। तो पहला डिस्कशन आप H2S और SO2 को लेके करेंगे। वहां पे सल्फर के फिक्स्ड मास के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, वो 1:8 आएगा, देख लेना। और फिर जब पानी लेंगे तो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लीजिएगा, 1:8 आएगा। फाइनल रेशियो सेम। तो खुद से बनाना है, छोड़ना नहीं है, अभी रुक के बना लेना है, छोड़ना थोड़ी ना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा CO2, CH2 और SO2, फिर से 3 कंपाउंड आ गया, 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूफ करना है। यहाँ पे परसेंटेज कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। ये भी तो लगभग वही चीज है, ये भी तो लगभग वही चीज है। चलो इसको बना देते हैं, अब कितने छोड़े, इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट। आपके पास फिर से वही ट्रायंगल, एक जगह कार्बन मान लीजिए, एक जगह सल्फर मान लीजिए और एक जगह ऑक्सीजन मान लीजिए। तो कार्बन जब सल्फर के साथ मिला CH2 बन गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला CO2 बन गया, और जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिला तो SO2 बन गया। तो क्वेश्चन में अगर तुम चलोगे, चलिए इधर एक मिनट। तो चलो अपना कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें किसी एक एलिमेंट को फिक्स करना है। चलिए हम लोग है ना इस कार्बन को फिक्स कर देते हैं, या थर्ड एलिमेंट मान लेते हैं, थर्ड एलिमेंट। ये कार्बन मेरा थर्ड एलिमेंट है। तो शुरुआती डिस्कशन किसका होगा? शुरुआती डिस्कशन होगा CH2 और CO2 का। तो आपके पास है CH2, आपके पास है CO2। इन दोनों के अंदर हम लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा परफॉर्म करना है। जब आप CH2 का बात करते हैं, CH2 तो CH2 में जरा गौर करो, देखो CH2 का डाटा ये है। CH2 में सल्फर, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन। CH2 में सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है तुम्हारा 84.21। थोड़ा ये डाटा भी ध्यान से सावधानी से यूज करना पड़ेगा। 84.21, तो कार्बन कितना है? तो 100 में से माइनस किया, 100 माइनस 84.21, तो ये 15.79 है। तो मेरा कार्बन है 15.79। और CO2 में कार्बन का परसेंटेज है 27, कार्बन का परसेंटेज है 27.27। ऑक्सीजन कितना है? तो 100 में से 27.27 को माइनस किए, 27 को माइनस किए, तो 72.73, 72.73। तो दोनों में तुमको सल्फर और ऑक्सीजन का अलग अलग वेट आ गया। अब आप दोनों में क्या करो, कार्बन के मास को फिक्स करो। चलो हम लोग 1 ग्राम कर देते हैं दोनों में कार्बन का मास। तो फर्स्ट केस में जो सल्फर का मास कंबाइन करने वाला है कार्बन के 1 ग्राम के साथ, वो है 84.21 डिवाइडेड बाई 15.79। तो 84.21 डिवाइडेड बाई 15.79, ये 5.33 के अप्रॉक्स आ रहा है। 5.33। अब यहाँ पे कार्बन के 1 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का जो वेट कंबाइन कर रहा है वो है 72.73
डिवाइडेड बाई 27.27, 72.73 डिवाइडेड बाई 27.27, ये आ रहा 2.66, ये आ रहा अप्रोक्सीमेटली 2.66। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए, कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ जो सल्फर और ऑक्सीजन का वेट कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो, कार्बन के फिक्स मास के साथ सल्फर ऑक्सीजन का जो अलग अलग वेट कंबाइन करे उसका रेशियो, तो ये आ गया 5.33, 2.66। आप यहां सॉल्व कीजिएगा, इट इज अबाउट टू बी 2:1 आ रहा है, तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन, ये अबाउट टू बी 2:1 आ रहा है। कब? जो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, जो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है वो मास आपका आ गया 2:1। अब आपको लेना पड़ेगा कि जब सल्फर और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है, when sulfur and oxygen combines डायरेक्टली, तो भाई इसमें बना है SO2 बना है, और अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देखिएगा तो देखिए हमारे पास सल्फर का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज 50 दिया हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 50 है तो सल्फर भी 50, तो सल्फर भी 50 है, ऑक्सीजन भी 50 है। तो इस बार अगर सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालोगे 50:50, दैट इज 1:1, 1:1। तो जैसा कि हम लोग फाइनल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में करते हैं, आपको S और O का 2 जगह रेशियो मिल गया, ठीक है ना। नाउ फाइनल काम, S:O which combines with carbon divided by S:O in SO2 जब डायरेक्टली कंबाइन किया, तो फर्स्ट केस में S:O था मेरा 2:1, और सेकेंड केस में S:O था 1:1। सो फाइनल रेशियो इज 2:1 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। फाइनल रेशियो इज 2:1 विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये तो हम लोग आज दूसरी तीसरी बार काम कर रहे हैं, तो एक ही चीज आ रहा है कि हम चाहेंगे कि अब आप दिमाग में बैठा लीजिए, अब ऐसे क्वेश्चंस पे प्लीज गलती ना करें, ठीक है। यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन का अच्छा बात क्या था कि आपको थोड़ा सोच समझ के देखना था कि किसका किसका परसेंटेज दिया है। CO2, CH2, SO2 में परसेंटेज ऑफ कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, पहला वाला में कार्बन है, दूसरे वाले में सल्फर है, तीसरे वाले में ऑक्सीजन का परसेंटेज है। अब आप उसको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए यूज करके प्रूफ कीजिए। तो डाटा को थोड़ा समझना था, ठीक है। बाकी तो आप बार बार कर रहे हैं, एक ही काम है, बार बार रिपीट करने से क्या होता है ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आराम से क्वेश्चन बनने लगता है। चलिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अभी तक के लीक से थोड़ा हटके है। यहाँ पे परसेंटेज के जगह पे मास दिया है। 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म CH2। ये देखो पूरा 6 ग्राम कार्बन 32 ग्राम सल्फर के साथ मिलता है, CH2 बनाता है। फिर अगला 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, सही है। 20 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म SO2 सो दैट दिस डाटा। तो यहाँ तो बहुत काम आसान हो गया ना, यहाँ परसेंटेज का भी झमेला नहीं है। पहले तो आप वो जरूर पिरामिड बना ले, वो ट्रायंगल बना ले, ताकि आप क्वेश्चंस को समझ सके। पिरामिड बन जाने से है ना सब समझ में आने लगता है। ये मान लो सल्फर है, ये मान लो ऑक्सीजन है, ये मान लो कार्बन। चलिए हम लोग सल्फर को फिक्स करते हैं, थर्ड मानते हैं। तो एक जगह हम लोग SO2 का पढ़ाई करेंगे, एक जगह हम लोग CH2 का पढ़ाई करेंगे, और फाइनली हम लोग CO2 का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सल्फर को थर्ड एलिमेंट माना गया है। तो हमारा पहला डिस्कशन इस बार थोड़ा अलग लेके चलते हैं। पिछले बार कार्बन ले लिए थे, इस बार थोड़ा अलग लेके चलते हैं। इस बार हम लोग है ना लेने वाले हैं SO2 को,
और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CH2 को। ये मेरा पहला पोर्शन है डिस्कशन का। देखो, SO2 में सल्फर है 20 ग्राम, ऑक्सीजन है 20 ग्राम, ऐसा लिखा है। SO2 में सल्फर है 20 ग्राम, ऑक्सीजन है 20 ग्राम, ये लिखा है यहां पर लिखा है। फिर CH2 में कार्बन है 6 ग्राम, सल्फर है 32 ग्राम, सल्फर है 32 ग्राम और कार्बन है 6 ग्राम। अब इन दोनों में आप, सल्फर थर्ड है तो सल्फर के मास को दोनों जगह फिक्स करें। फिक्स करें कहने का मतलब 1 करें। सल्फर को 1 ग्राम करना है, सल्फर को 1 ग्राम करना है, तो ऑक्सीजन का जो मास कंबाइन करेगा वो 20/20 कहने का मतलब 1 हो जाएगा, और कार्बन का जो मास कंबाइन करेगा वो 6/32 हो जाएगा। ठीक है, तो विथ फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, जो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहा है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, तो कार्बन है 6/32 और ऑक्सीजन है 1, तो क्या ये 6:32 हमारा रेशियो आया, या यू कहो कि 3:16 आया, रहने दो 3:16। अब आप कार्बन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले, व्हेन C एंड O रिएक्ट, जब कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट करता तो ऑब्वियसली इसमें CO2 बन रहा है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, वो लिखा है कि कार्बन इसमें आप 12 ग्राम ले रहे हैं, देखिए नया लिखा है, कार्बन आप इसमें 12 ग्राम ले रहे हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कार्बन आप उसमें 12 ग्राम ले रहे हैं, कार्बन आप इसमें 12 ग्राम ले रहे हैं और ऑक्सीजन आप इसमें 32 ग्राम ले रहे हैं। तो इस बार अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालिएगा तो 12:32 आएगा, और 12:32 इज नथिंग एल्स बट सिंपली, अगर मान लो 4 से काटोगे तो 3:8 आएगा। अब आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का 2 जगह वेट रेशियो आ गया अभी तक। सो फाइनली एक बार कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे जो सल्फर के साथ मिला है, और फिर एक बार कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिला है। तो सल्फर के साथ जो मिला था उसका रेशियो आया था 3:16, देखो, और दूसरे का रेशियो आया 3:8, तो क्या ये कट के 1:2 आ रहा, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सो इट फॉलोज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सो इट फॉलोज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया, हर लॉ अब जाके तुम्हारे पास एकदम है ना फुल प्रूफ क्लियर होना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, जेई के हिसाब से, नीट के हिसाब से, जहां के हिसाब से सोचो, कंसेप्ट तो वही है। बस कहीं ग्राम का डाटा देगा, कहीं परसेंटेज का डाटा देगा, बस यही सब करते रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने पे है ना सब बनता है। चलो अगले क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज 63.6%, 46.7% and 34%, so that these data confirm the law of multiple proportion. नाइट्रोजन का तीन ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड मान लो, सेकंड ऑक्साइड, ये मान लो थर्ड ऑक्साइड। हर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आपको 2 चीज मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है? एक नाइट्रोजन मिलने वाला है और दूसरा ऑक्सीजन मिलने वाला। ऑब्वियसली हर केस में हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए जो रिलेशन दिया है उसको थोड़ा वेरीफाई कर ले। वैसे ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा बना चुके हैं। ठीक है, तो अब चलिए काम करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं।
ध्यान से देखिए। मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव करना है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का पहले ऑक्साइड में मान लो 63.6% था, दूसरे वाले में 46.7 है, और तीसरे वाले में 34% है। हर केस में हम लोग पूरे ऑक्साइड का वजन 100 ग्राम मानेंगे। तो इससे डायरेक्टली हम ऑक्सीजन का मास लिख सकते हैं 100 माइनस 63.6, तो पहला हो गया 36.4। तो पहली बार ऑक्सीजन का मास हो गया 36.4, दूसरी बार में हम लोग माइनस किए 46.7 को, तो यह आ गया 53.3, यह आ गया हम लोग का 53.3, और लास्ट वाले में आ गया 66। अब आप किसी एक के मास को फिक्स कीजिए। चलिए नाइट्रोजन के मास को हम लोग तीनों जगह 1 1 1 करते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना कंबाइन किया। तो 36.4 डिवाइडेड बाई 63.6, ठीक है, 36.4 डिवाइडेड बाई 63.6। तो पहला ये डाटा आ गया है, ये वाला डाटा आ गया है 0.57, ठीक है। दूसरा 53.3 डिवाइडेड बाई 46.7, 53.3 डिवाइडेड बाई 46.7। तो अगला आंसर आया है, अगला ये जो वैल्यू आया है वो है 1.14, और अगला है हम लोग के पास 66 डिवाइडेड बाई 34, 66 डिवाइडेड बाई 34, और ये वैल्यू आया है 1.94, 1.94। तो आपका जो तीनों जगह अलग अलग मास ऑक्सीजन का आया, सो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, वो है हम लोगों का 0.57 इज टू 1.14 इज टू 1.94। जरा गौर करो तो, जरा गौर करो तो, क्या ये 1:2 रफली 3 है? 1:2 रफली 3 है, एकदम बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ये तीनों जो आया 1:2:3, 3 नहीं होगा, एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, हम आपको बताते वो कितना होगा, एग्जैक्टली कितना होगा हम आपको बताते, डिवाइडेड बाई 0.57। वो एक्चुअली है ना 3.4 के आसपास आ रहा है, लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट में इतना मिस्टेक चलता है, मिस्टेक नहीं बोलो, एरर बोलो। तो ये 1:3 1:2:3 है, तो 1:2:3 which is a simple whole number ratio, so it confirm मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को कंफर्म करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो पूरा का पूरा सेट आपके सामने डिस्कस किया गया ना, ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा, इस टॉपिक का क्वेश्चन छूटे नहीं। मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, और आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप खुद मेहनत करें, कहीं डाउट हो हम लोग आपके साथ हैं, तो लगातार काम करते रहें, ठीक है। चलो यही रखते हैं इस वीडियो में, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।